हेलो राम राम दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल 29 लर्नर। तो आज हम लोग करेंगे एचएसएससी के और टीजीटी एग्ज़ाम में 29 और 30 अप्रैल को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी के, उन क्वेश्चंस का हम डीप एनालिसिस करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे कि इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और हमें अगले आने वाले क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जाएगा। जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो हमें अब क्या पढ़ना है, ठीक है, व्हाट टू स्टडी नाउ इन पेडागोजी एंड साइकोलॉजी। ओके, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं लेट हूँ इस चीज़ में, बट इस चीज़ का रिसर्च करने में, डीप एनालिसिस करने में मुझे बहुत टाइम लग गया और आज आपको पता ही है आंसर की भी आई है। तो उस आंसर की को मैंने फिर से मेरे कंटेंट से मैच किया और उस आंसर की में जो भी ऑब्जेक्शंस मुझे लगे मेरे स्टडी के अनुसार और जो ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज के अनुसार जो मैंने स्टडी की थी, वो सब देख के जो आंसर के ऑब्जेक्शंस हैं 2 या 3 क्वेश्चंस सभी एग्जाम के अंदर, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए गए हैं ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप उन क्वेश्चंस को इस वीडियो को देख के। ऑथेंटिक सोर्स मैं बताऊंगा आपको, ऑथेंटिक सोर्स भी। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दूंगा, उसके अंदर आपको ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करूँगा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। ओके, तो इसके अंदर हम वीडियो के अंदर पूरे डीप एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का और ऑथेंटिक सोर्स बताऊंगा आपको मैं ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्शंस हमें कहाँ कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि है टीजीटी संस्कृत का। ये एक ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैंने पहले नंबर पर रखा है। ये 50th क्वेश्चन है जनरल पार्ट का टीजीटी संस्कृत के। ओके, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। अंडर द RTE द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी इन द स्टेट विल बी। जो RTE के अंदर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी बनाने की बात हुई थी, वो स्टेट की चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी कौन सी होगी। तो इसके अंदर इन्होंने आंसर की में दिया है नन ऑफ द अबव, बट इसका आंसर रहने वाला है SCPCR। ये SCPCR क्या होता है, ये देखिए आप, ये SCPCR होता है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो जो RTE है हमारा, उसके सेक्शन 31 में बात की गई है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ बीन मैंडेटेड टू मॉनिटर द चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन। ये जो NCPCR है ना, इसको मैंडेटरी किया गया था RTE के अंदर। ठीक है, ये आप आर्टिकल सेक्शन नंबर जो 31 है RTE का, वो पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर बताया गया है, अच्छे से डिटेल दी गई है कि NCPCR मैंडेटरी है नेशनल, ये जो कमीशन, ये जो नेशनल कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, ये मैंडेटरी है। ठीक है, बट इन्होंने नन ऑफ द अबव माना है क्योंकि ये अपने क्वेश्चन में उलझ गए हैं। ठीक है, ये देखिए स्टेट के लिए पूछा ना इन्होंने, तो स्टेट का ये जो है, स्टेट का जो है ना, वो स्टेट की बॉडी होगी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये आप 31 का जो ये जो RTE एक्ट का है, ये 31 पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके 31 का जो है थर्ड पार्ट, ये भी आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी अगर इसमें नहीं मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको सब चीज़ें। और इसके अलावा जो भी नोट्स वगैरह हैं अपने एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसकी PPT की PDF भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे 29 लर्नर पे। सो टेलीग्राम पे हम हैं @psycho लर्नर। ठीक है, साइको लर्नर के नाम से आप हमें ढूंढ दीजिएगा। आपको हम यहाँ पे इसकी PDF और सभी जो इम्पोर्टेंट PDFs हैं आपके लिए, और जो भी आप वहाँ अगर बोलोगे डिस्कस कर लेंगे हम वहाँ वीडियो किस चीज़ पे बनानी है, तो वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप रहेगा हमारा ये पेडागोजी से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा पेडागोजी का, साइको लर्नर। ठीक है, यहाँ से सही से लिखा नहीं गया, बट आप चेक करिएगा एक बार, साइको लर्नर टेलीग्राम पे ये हमारा चैनल रहने वाला है। ओके, आज ही बनाया मैंने ये आप लोगों के लिए। तो आप इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि टेलीग्राम भी करता हूँ यहाँ, सेक्शन 31 डील करता है ये। तो ये ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है, आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिए इस क्वेश्चन पे। 50th क्वेश्चन है ये, जो है A सीरीज़ का। ठीक है, संस्कृत के। तो बाकी ये जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको देख लेते हैं हम।
SIERT क्या होता है? SIERT स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है SIERT, ठीक है। और ये SDMC है, ये रिलेवेंट है हमारे लिए, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ये, ठीक है। तो NPCPR क्या होता है, मैंने बताया आपको अभी। SPCPR होता है जो स्टेट कमीशन होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट के लिए, वैसे ही NPCPR होता है नेशनल कमीशन, ठीक है, ये नेशनल कमीशन होता है, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन से बहुत नॉलेज मिल गई है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, आगे एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन में बताता हूँ आपको मैं कि अब आपको क्या पढ़ना है। 14 मई को जो आपका एग्ज़ाम है, 13 मई को और 14 मई को जो आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना क्या है। उसके लिए आपको RTE से आपने देखा होगा कि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर नहीं देखा है तो आपको बताता हूँ मैं। RTE से मैंने जो एनालिसिस किया है अभी तक, उसमें RTE से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो RTE को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके जो सेक्शंस हैं RTE के, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। RTE के सभी सेक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाले हैं, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर जैसा आप बोलोगे, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा वैसे कर लेंगे। सेक्शंस RTE के आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेक्शन से, ठीक है। जैसे कि अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए कि NCPCR जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर है, वो 31st सेक्शन के अंदर, ठीक है, बता दिया मैंने आपको ये। तो आपको इस क्वेश्चन से बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तो ओके, RTE आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू गो थोरोली विद दीज सेक्शंस ऑफ RTE, ओके। ये देखिए RTE फिर से आ गया। तो एक बार टेलीग्राम फिर से लिख दूँ अपना यहाँ पे, @psycho learner, इसमें आपको कोई स्पेस नहीं देना है, ये आप डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी इसकी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, आप ही हो जो है, ठीक है। अभी बनाया मैंने जस्ट ये चैनल साइको लर्नर के नाम से टेलीग्राम पे, इससे जुड़िए आप, यहाँ आपको मटेरियल्स मिलेंगे, जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे इसमें हम कर लेंगे, ठीक है। और RTE एक्ट पूछा है क्वेश्चन कि RTE 2009 में ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये है आर्टिकल 21A पे, ठीक है। आर्टिकल 21A को जो ऐड किया गया था, उसके अंदर जो ऐड किया था RTE को, ठीक है, RTE एक्ट 2009 को ऐड किया था 21A के अंदर। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए सुनने से, ठीक है। आप इसको RTE को, इसका मतलब ये है कि RTE को आप अच्छे से पढ़ेंगे। एक ही जो पेपर है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ गए हैं RTE के, ठीक है। 15 क्वेश्चन देख लीजिए आप, कितना इंपॉर्टेंट RTE और NEP, आगे इसके लिए जिक्र करेंगे हम NEP के लिए भी, ठीक है। द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर इज टू मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन टाइम, टू एक्सेस, ये सभी इसकी ड्यूटीज रहने वाली, ठीक है, टीचर की। ये सीरीज़ मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपके लिए एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी ने भी यूट्यूब पे HSC के पेडागोजी क्वेश्चंस का सटीक या फिर सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया है, अपने हिसाब से बता दिया है कि ये सही है ये गलत है। बट मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, हर जगह से इसको ढूंढा निकाला, NEP के डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, NIOS NCERT, हर जगह से मैंने हर एक क्वेश्चन को जो है स्कैन करके अच्छे से देखा है कि इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन के इसका आंसर क्या आएगा। कुछ क्वेश्चन जो है हमारे UGC नेट के अंदर से उठाए गए हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है। तो वैसे ही बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे अच्छे से इसका एनालिसिस नहीं किया हुआ था, इसीलिए आपकी जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की मुझे कि प्लीज़ वीडियो डाल दो भाई, इसलिए ये वीडियो आपके पास आई है। और आज ही क्या हुआ कि आंसर की आ गई थी HSC की, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। तो हाँ जी, मैं बोल रहा था नेट के बारे में ना, UGC नेट के जो एग्ज़ाम के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, वो आप एक बार टेक्स्ट बुक से या कहीं से आपको जहाँ से मिले ना UGC नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं नेट के अंदर से हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उस यूँ के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। लीडरशिप के क्वेश्चन और जो काउंसलिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये नेट के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, सेम के सेम प्रीवियस ईयर के, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊँगा जिसके अंदर शायद 25-30 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं, क्योंकि वो उसके अंदर उस 30 क्वेश्चन के अंदर से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद कभी भी, ठीक है।
चलो 40th क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, इज द डिग्री टू विच ए बेस्ट टेस्ट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर। देखिए ये इनमें से क्या होगा, व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, जो टेस्ट में क्या किस चीज़ के लिए टेस्ट बनाया गया है उसकी व्याख्या कौन करता है। वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तीन ही जो गुण होते हैं हमारे टेस्ट के, तीन ही ये क्या है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो पूछा गया है टेस्ट में वही मेज़र कर रहा है वो टेस्ट, तो उसका ये होगा वैलिडिटी। ठीक है, ये इसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में पढ़ लेते हैं बट कन्फ्यूजन रहती है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि सिर्फ इसी के ऊपर होगी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए टेस्ट, ये होते क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है अच्छे से, ठीक है, एग्जांपल देके। तो यहाँ पे मोटा मोटा समझे हम, तो उसमें क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है कि टेस्ट किस चीज़ के लिए बनाया है वही सिर्फ वही मेजर कर रहा है वो टेस्ट, तो इसका मतलब कि वो टेस्ट वैलिड है। ठीक है, मान लीजिए कि हम टेस्ट कर रहे हैं थर्मामीटर से बुखार नापने के लिए, तो बुखार ही नाप रहा है, इसका मतलब कि वो टेस्ट वो थर्मामीटर वैलिड है। ठीक है, और वो रिलायबल है। रिलायबल का मतलब होता है कि रिलायबिलिटी यानी कि उस थर्मामीटर से हम जितनी बार भी टेस्ट कर रहे हैं तो वो सेम रिजल्ट देगा सेम कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि हम रूम टेम्परेचर का अगर उसमें देखेंगे, हम अपना बॉडी का रूम टेम्परेचर, तो अगर हमें बुखार नहीं है तो वो सेम ही के आसपास का रिजल्ट देगा, इसका मतलब कि वो रिलायबल है, सेम रिजल्ट मैनी टाइम। ठीक है, एवरी टाइम जो सेम रिजल्ट देगा वो टेस्ट रिलायबल है। ठीक है, विश्वास कर सकते हैं उस पर, विश्वसनीय है वो। वैध है, वैलिड है, इसका मतलब कि जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी चीज़ को नाप रहा है तो वो वैध है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जब हम किसी टेस्ट के लिए, मान लीजिए आप कोई टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम अनबायस होकर वो टेस्ट करें, अनबायस होकर रिसर्च करते हैं किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि पर्सनल फीलिंग जिसके अंदर नहीं होनी चाहिए। टेस्ट के अंदर पर्सनल फीलिंग से हट के कोई भी टेस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे हैं वो पर्सनल फीलिंग्स को ध्यान में रख के नहीं, पर्सनल फीलिंग से हट के बिल्कुल बनाने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो क्वेश्चन। जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसी के ऊपर, जो रिसर्च में डाटा कलेक्ट किया गया है, रिसर्च के अगर हम देखें तो रिसर्च के अंदर डाटा कलेक्ट के ऊपर, जो सबूतों के ऊपर और जो हमने जो इंटरव्यू लिए हैं उनके ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए, ना कि पर्सनल बिलीव्स के ऊपर। ठीक है, तो वो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ होगा वो। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, 5-6 मिनट की वीडियो होगी, एग्जाम्पल देके अच्छे से बना दूंगा, एक एग्जाम्पल लेके कि उसके अंदर क्या क्या ये गुण कैसे कैसे हम शो करेंगे। ठीक है, टेस्ट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला वैलिडिटी। ठीक है, सपोज टू मेजर, जो मेजर करेगा वैलिडिटी होगी। अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए रिलायबिलिटी, तो इसका मतलब कि सेम आउटपुट जो देगा टेस्ट, तो सेम आउटपुट देगा बार बार। ठीक है, वो होगा रिलायबिलिटी। इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक। NEP लो, NEP आ गया, NEP, RT ये इनसे आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए NEP 2020 जो है वो रिप्लेस करती है, किसको रिप्लेस करती है वो, इस क्वेश्चन में बच्चे फंस गए हैं। देखिए इस भाई ने, जिसका भी मेरे को एग्जाम हाथ लगा है, उसने इसका आंसर किया हुआ है C, यानी कि A व B दोनों। NEP 1986 और NEP 1968, ये जो हमारी फर्स्ट पॉलिसी थी NEP, और ये हमारी जो सेकंड पॉलिसी थी। ठीक है, और ये हमारी थर्ड पॉलिसी है। टोटल 3 NEP आई है हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो इसका आंसर आप क्या मानते हैं, ये रिप्लेस किसको करती है? ये रिप्लेस करती है 1986 वाली NEP को, क्योंकि जो 1968 वाली जो NEP थी इसको तो ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया था ना इसने। इसको 1968 वाली NEP को 1986 वाली NEP ने रिप्लेस किया था। उसके बाद जो NEP 2020 में आई उसने रिप्लेस किया 1986 वाली को। इसलिए इसका आंसर दोनों नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, 1986 वाली को रिप्लेस करती है NEP 2020। और ये क्वेश्चंस मैं बता दूं आपको, सॉरी बताना भूल गया था, ये क्वेश्चंस मैंने वेरीफाई कर लिए हैं, जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आंसर्स हैं, और हमारा यहाँ पे पर्पज़ अभी आंसर्स करना नहीं है, हमारा पर्पज़ इसमें क्या है कि हम जो अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम क्या पढ़ें, उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, कि आप अलग क्वेश्चंस क्या निकाल पा रहे हैं इन क्वेश्चन से। जैसे कि ये थर्ड पॉलिसी है NEP, ठीक है, और ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी, ऐसे करके आप इनसे क्वेश्चंस निकालना। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये ऊपर बताया वैलिडिटी और ये सब का। ठीक है, इनसे आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, ना कि इनका आंसर जानने की कोशिश करो आप। आंसर आपको मैं ऑब्जेक्शंस के लिए बता दूंगा
कि कौन से ऑप्शन लगाने हैं आपको, क्योंकि ये आंसर की पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो, सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र इज़ वन, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर बताता हूँ आपको मैं इसके बारे में एक अच्छी बात। सुपरवाइज़र इज़ अ वन हु, पर्यवेक्षक वह है जो फ्रेंडली हेल्प प्रोवाइड करता है, इंस्पेक्ट्स क्लासरूम, गिव डायरेक्शन, क्रिटिसाइज द टीचिंग मेथड, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, एक तो शायद आप सबको पता होगा, ये जो फिफ्थ जो हमारा आंसर है, ये किसी को नहीं करना है। कोई भी अगर आपको नहीं आ रहा है, इनमें से कुछ भी आपको नहीं लग रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप ये ज़रूर करना है आपको अनअटेम्प्टेड। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को खाली छोड़ दोगे या गोला खाली छोड़ दोगे ना वहाँ पे, तो उसका आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आप छोड़ दोगे उसको तो नेगेटिव मार्किंग होगी हमारी 0.25 की। इसलिए आपको लास्ट में एक बार OMR जरूर चेक करनी है। उसके अंदर अगर कोई गोला खाली है, अगर टाइम नहीं बचा हुआ, तो कोई भी उसके अंदर भर देना, ज़रूर भर देना। ठीक है भाई, कोई भी खाली नहीं छोड़ना, और ई मत भरना उसमें प्लीज़। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ भी भर दो उसमें। ठीक है, तुक्का मार दो भाई। ठीक है, ई से हमें कुछ नंबर नहीं मिलेगा। बस ये इसके लिए है कि आपको अगर कुछ भी सही नहीं लग रहा है तो इसका ई कर दो। चलिए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा 40 सेकंड का। सुपरवाइज़र कौन हो सकता है? सुपरवाइज़र इज़ ए वन हु, इसका आंसर इसने माना है तो किसी ने भी माना है, प्रोवाइड जो फ्रेंडली हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नेट से उठाया गया है हमारा। मैंने बताया आपको सुपरवाइज़र, ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, लीडरशिप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेट से उठाए गए हैं, जो UGC नेट होता है, क्योंकि वो CBSE कनेक्ट करवाती है। और ये पैटर्न जो KVS का था, वो भी CBSE ने ही लिया था KVS का एग्ज़ाम, और ये पैटर्न भी CBSE का ही है, इसलिए ये क्वेश्चन नेट से उठाए गए हैं। ठीक है, बट मानना पड़ेगा इस बार HSSC ने क्वेश्चन नए बनाए हैं, हरियाणा जीके के भी नए क्वेश्चन बनाए हैं, EVS के भी, और ये जो क्वेश्चन हैं CDP के, ये भी बहुत नए क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने। कुछ ही क्वेश्चन जो है नेट से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन कहीं और से उठाए हैं, बट मानना पड़ेगा HSSC ने इस बार ड्रॉप कर दिया भाई। ठीक है, नए क्वेश्चन दिए इन्होंने, तो आप अच्छे से सूझबूझ से पढ़िएगा। ठीक है, हालांकि KVS के क्वेश्चन भी इसमें बहुत देखने को मिले हैं, बट मोस्ट क्वेश्चन इन्होंने अच्छे तरीके से, नए तरीके से बनाए गए हैं। ओके, तो इसका आंसर है सुपरवाइज़र जो है वो कौन है होता है, प्रोवाइड जो फ्रेंडली हेल्प प्रोवाइड करता है वो होता है सुपरवाइज़र। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा, 1 या 2 वीडियो डालूंगा उसके लिए। उसके अंदर मैं जो नेट के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर जो आपको 2 नंबर देके जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, जल्दी कराऊंगा ये मैं। तो इसका क्वेश्चन अब कौन सा मिल गया? चलो, 43rd का, हैविंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सेट इन ए क्वेश्चन पेपर इंक्रीज इट्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट्स इन ए क्वेश्चन पेपर। ये देखो, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन फिर से आ गया ना। देखो, कहा था ना मैंने इंपॉर्टेंट है। एक पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए इसी टॉपिक से, तो आप नोट करते रहना। ये जो बता रहा हूँ मैं, जो टेस्ट की क्वालिटी, एक तो NEP और RTE, ये लिख लो आप। ठीक है, चलो, हैविंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट इन ए क्वेश्चन पेपर इंक्रीज इट्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट होंगे अगर किसी एग्ज़ाम में, तो वो उसकी क्या बढ़ाएंगे? वो बढ़ाएंगे उसकी रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि रिलायबल होगा वो टेस्ट। जितनी बार हम उस टेस्ट को करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतनी ज़्यादा रिलायबल होंगे वो, क्योंकि जितनी बार उस टेस्ट को करेंगे तो वो सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, ओके, जितने बंदे उस टेस्ट को करेंगे तो वो लगभग सेम रिजल्ट देंगे उस प्रैक्टिकल सिनेरियो में। अगर हम किसी, मतलब कि मान लीजिए हम किसी अडल्ट की स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम, मतलब कि एज जोन की स्टडी कर रहे हैं, एडोलसेंस एज जोन की स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो एडोलसेंस के क्वेश्चंस होंगे, और वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए जो टेस्ट होगा वो रिलायबल होगा, क्योंकि वो अडल्ट होंगे, जो अपने, उनका जो माइंड होगा, वो माइंड सेट होगा लगभग 100 होगा। ठीक है, इसलिए वो वैरायटी क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे तो वो टेस्ट रिलायबल होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यानी टेस्ट रिलायबल। ठीक है, इसकी वीडियो में अगर डालूंगा ना, आपको बहुत समझ आएगा, अच्छे से क्रिस्प क्लियर हो जाएगा आपको कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में मेन डिफरेंस क्या है, और आप इन क्वेश्चन को पकड़ पाओगे फिर। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन सही करने हैं हमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश टीचिंग इज ए, ये देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ठीक है, ये किसने बोला है? ये इसमें बोला है B.O. स्मिथ ने, बट आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको इससे रिलेटेड एक और स्टेटमेंट बताता हूँ कि जो
हमारे जो थॉमस एफ ग्रीन हैं उन्होंने बोला है टीचिंग इज द टास्क, लेट मी ट्राई टू राइट दिस, टीचिंग इज अ टास्क, टीचिंग इज द टास्क। मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। राइटिंग तो ऐसी लिखी गई है बट आप मेहनत कर लेना, मैं साथ साथ बोल देता हूँ आपको, आप लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को। ये बोली है हमारे थॉमस जो एफ ग्रीन भाई साहब हैं, इन्होंने बोला है कि टीचिंग इज़ द टास्क ऑफ टीचर्स विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। टीचिंग इज़ द टास्क ऑफ टीचर विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो टास्क परफॉर्म किया जाता है वो टीचर द्वारा परफॉर्म किया जाता टास्क है, वो टीचिंग है, ठीक है। चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए परफॉर्म किया गया टीचर्स का टास्क, ठीक है, वो है टीचिंग, जो कि ये कहा है थॉमस एफ ग्रीन ने, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, लिख लीजिए आप ये स्टेटमेंट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कौन सी लिस्ट में, हमारी कंकरेंट लिस्ट में। तो ये कंकरेंट लिस्ट जो है कौन से शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल के अंदर दी गई है हमारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन था व्हाट इज द, हाँ इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन, सॉरी, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर तो अभी आई है, मतलब कि बाद में आई थी, बट इससे पहले ये जो कौन सी लिस्ट के अंदर थी, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये जो पहले थी ना, ये स्टेट लिस्ट के अंदर थी, ठीक है। 1950 तक, 1950 तक ये स्टेट लिस्ट के अंदर थी। स्टेट जो है इस पर सिर्फ स्टेट ही सोलली रिस्पॉन्सिबल था एजुकेशन के लिए, बट नाउ इट इज़ इन द कंकरेंट लिस्ट, सो स्टेट एंड सेंटर बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन। जो इसके अंदर जो एजुकेशन के अंदर प्रावधान करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की भी है और सेंटर की भी है, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये जो है, अरे सॉरी, कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये कब आई, 1950 से स्टेट लिस्ट के अंदर है ये, बट कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये कब आई थी, कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये आई थी 1976 में, जो हमारा 42nd जो होता है ना अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 1976 में होता है, उसके अंदर ये जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर शामिल की गई थी। स्टेट लिस्ट के अंदर थी पहले 1950 से, ठीक है, क्योंकि 1950 के अंदर ही हमारा जो संविधान बना था, ठीक है, सॉरी फॉर द कन्फ्यूज़न। तो 1976 से ये जो हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर है और इसको 42nd अमेंडमेंट के अंदर डाला गया था। और इस अमेंडमेंट को हम क्या और बोलते हैं, इस अमेंडमेंट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि नेशनल जीके क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। कुछ पेपर में आए हैं नेशनल जीके क्वेश्चन, कुछ पेपर में नहीं आए हैं, वो इनकी माया है भाई साहब, HSSC की, इनकी माया को आज तक कोई नहीं जान पाया है, बट इस बार बहुत अच्छा पैटर्न सेट किया है, काबिल तारीफ है ये। 46 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। और एक वैसा भी है, पॉइंट बना रहे हो ना आप, साथ साथ लिखते रहो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग, ये लिख लो, पक्का आएगा इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, दो भी आ सकते हैं, क्योंकि KVS में ये क्वेश्चंस आए थे और यही क्वेश्चंस यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पज़ क्या है, और ये शायद KVS का क्वेश्चन ही है, मैंने वीडियो में कराया है क्वेश्चन पहले, ठीक है। आप एक बार वो वीडियोस भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उस क्वेश्चन से। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होंगे ना वहाँ से, तो आपको उन क्वेश्चन से आपका दिमाग कितना खुल जाएगा कि आप क्वेश्चंस को करने का तरीका समझ जाओगे, और क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये आप समझ जाओगे, तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या पर्पज़ है इसका, फॉर लर्निंग, देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती क्या है, पहले ये देखो। फॉर लर्निंग होती है फीडबैक के लिए, ये होती है फीडबैक के लिए लर्निंग, मतलब कि ये जो टाइप की जो लर्निंग है ये फीडबैक के लिए होती है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट और टीचर जो बोथ है वो असेस करते हैं स्टूडेंट के वर्क को, ठीक है। और इसके अंदर उस हिसाब से आप देखिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। टू ग्रेड स्टूडेंट्स ग्रेड देंगे या मोटिवेट करेंगे,
या फीडबैक देंगे, या फिर मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हम कंफ्यूज होंगे, बट असेसमेंट फॉर लर्निंग आप हमने जब देखा है, देखिए वैसे तो आप इस क्वेश्चन को गौर नहीं करेंगे यहाँ पे फॉर जब, बट आप जब पढ़ लेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग, तो ये क्या होता है, ये अगर आप जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका टर्म्स का मतलब क्या है और क्वेश्चन में आपको कर पाओगे इसको, ठीक है। तो इसका आपको बताया मैंने फीडबैक के लिए होती है, क्योंकि टीचर इसके अंदर फीडबैक देता है स्टूडेंट को, ठीक है। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, फॉर होती है, एक होती है ऑफ लर्निंग। ऑफ के अंदर जो होता है वो टीचर मार्क्स देता है, ग्रेड, ये होती है ऑफ लर्निंग। बट जो फीडबैक देगा वो होगी कौन सी, फॉर लर्निंग, इसके अंदर फीडबैक देगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली है, तो इसके अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और ऑफ लर्निंग, ये आपको अच्छे से करना है। द एलिमेंट्री स्कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके जो शिक्षक हैं वो सीधे जो रिस्पॉन्सिबल है वो किसको हैं, हेडमास्टर को, डीईओ को, पेरेंट्स को, डीईओ यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को, किसको रिस्पॉन्सिबल है वो डायरेक्टली, वो रिस्पॉन्सिबल है हेडमास्टर को, अकॉर्डिंग टू द की एंड अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर है, द स्कूल टीचर्स हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर, तो हेडमास्टर को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और स्कूल टीचर्स रिस्पॉन्सिबल ही हेडमास्टर को, चाहे एलिमेंट्री हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इसमें और कुछ जानकारी शायद नहीं बन रही है अभी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ऐसे ही इतना डीपली करते रहे, बट आपके लिए शायद ज़रूरी भी है ये चीज़, चलो कोई ना, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग साइको सोशल डेवलपमेंट विच स्टेज इज करेक्ट, जो स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये स्टेजेस जो है एरिक्सन की, वो स्टेजेस जो है ना एरिक्सन की, ये आप एक बार इम्प्रेशन मार लीजिएगा, एक बार याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, बट इसकी स्टेजेस जो हैं आपको एक बार, हाँ मैं आपको टेलीग्राम पे जो है ना इसकी स्टेजेस की जो अच्छे से कंपाइल्ड जो मेरे पास इमेज है एक, वो मैं डाल दूँगा, ठीक है, जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको एक बार नज़र मारनी है उस पर, ठीक है, एक या दो बार आप उसको देखते रहना, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि इस स्टेज के अंदर क्या है और इस स्टेज के अंदर बस आपको ये देखना है कि किस एज का बच्चा कौन सी स्टेज के अंदर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का बच्चा किस में आ रहा है, सेकंड का किस में आ रहा है, और जो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन वाला बच्चा है ये एडोलसेंस बच्चा है, ठीक है, किशोरावस्था का जो बच्चा है उसके अंदर जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। वो चाहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करे, बट उसे ये नहीं पता होता कि उसे बनना क्या है, क्या आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करेगा वो, ठीक है, क्या पहचान बनाएगा वो, ठीक है। तो मैं यह बनूँ वो बनूँ, इसके लिए उसके अंदर रोल कन्फ्यूजन है, तो वो एडोलसेंट जो बच्चा है, ये स्टेज का नाम भी यही है। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से दिया हुआ था, इसमें गलती का स्कोप तो नहीं था, बट चलो कोई ना, ये इसका आपको स्टेजेस पढ़नी है, जिसने ये स्टेज नहीं पढ़ी है ना उनको ये गलती ज़रूर करेंगे उसके अंदर, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसके अंदर बस एक बार स्टेजेस पढ़नी है आपको, उसके बाद आपको देखना है कि ये स्टेजेस कौन से जो बच्चा है कौन सी स्टेज के अंदर है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देखो ना, समझ जाओगे आप, ये देखो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कौन स्टेज में होता है, एडोलसेंट में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पूछ लेता कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस स्टेज के अंदर होता है, तो वो एडोलसेंस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका है, इसका आंसर डी है। और ये जो है इसकी 5th स्टेज है, ठीक है। आइडेंटिटी ये पूछ ले कि कौन सी स्टेज है, तो पूछने का तो कुछ भी पूछ लेगा भाई, नए क्वेश्चन बना रहे हैं लोग, ठीक है। 5th स्टेज है ये एरिक्सन की थ्योरी की, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसके बाद जो स्टेजेस हैं, वैसे तो स्टेजेस इसकी शायद 8 हैं, जो इसकी बुक है ये चाइल्डहुड एंड सोसाइटी करके एक बुक है एरिक्सन की, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी करके एक बुक है जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी। उस बुक के अंदर इन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट दी है, 8 स्टेजेस दी है, ठीक है इसके अंदर। तो उसके अंदर हमें पढ़ना है सिर्फ 5th स्टेज तक, मैं आपको एक इमेज दूंगा, उसके अंदर आप 5वें स्टेज तक तो अच्छे से पढ़ोगे, बाकी आप नज़र मार लोगे। 5वें स्टेज तक इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो 5वें स्टेज तक ही होता है स्कूल का बच्चा, उसके बाद जो है हायर एजुकेशन में यानी कि कॉलेज में चल जाता है, तो हमें उसके लिए नहीं पूछेगा, तो आपको पढ़ना है 5वीं स्टेज तक, एडोलसेंस तक ही आपको पढ़ने हैं क्वेश्चन जो भी करोगे आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है
कि 49 जो क्वेश्चन है, विच थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन इन लर्निंग। कौन सी थ्योरेटिकल जो पर्सपेक्टिव है सोशल इंटरेक्शन पे और कोलैबोरेशन पे बल देती है, बताओ। बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, कोग्निटिविज्म या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो हमारे जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव यानी कि सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन पे जो बल देती है, ठीक है, जोर देती है, ठीक है। क्योंकि अब इसका डिटेल अगर मैं बताऊं आपको, जो बिहेवियरिज्म है वो देता है जोर बिहेवियर पे, ठीक है, व्यवहारवाद कि बिहेवियर करके सीखेगा बच्चा, ठीक है, प्रैक्टिस से। और जो ह्यूमनिज्म है वो हमारी एक नई थ्योरी है, जो लेटेस्ट थ्योरी ह्यूमनिज्म है वो ह्यूमन नेचर और उसके एक्सपीरियंस पे बल देता है, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर पे बल देता है। राइटिंग के लिए सॉरी, क्योंकि ये जो डिजिटल पेन है स्टाइलस है, इससे ऐसा ही लिखा जा रहा है। और जो कोग्निटिविज्म है वो हमारा देता है, जो इम्पोर्टेंस देता है वो देता है माइंड को और थिंकिंग को, माइंड और थिंकिंग स्किल्स को बल देता है कोग्निटिविज्म, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट करने पर जोर देता है और सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन तभी होगा जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा यहाँ पे जो पार्ट खत्म हो गया है टीजीटी संस्कृत वाला, ये हुआ है हमारा आधे घंटे के अंदर। टीजीटी साइंस का जो आ गया है, तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में पीपीटी के अंदर जो 4 एग्ज़ाम पेपर के जो कंपैरिजन बनाई है, बट मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर अभी 2 करवा देने चाहिए, उसके बाद 2 नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराऊंगा मैं। वैसे टोटल 8 पेपर हैं, आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं वो भी करवा दूंगा बाकी भी, बट ये 4 अभी सेकंड पार्ट लेकर आना पड़ेगा इसका। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 2 पेपर करेंगे, संस्कृत और साइंस का, ठीक है। बट इन 2 पेपर से ये मत लगे 2 पेपर कर रहे हैं हम, इन 2 पेपर से हम हमारे आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए 50-60 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहीं से इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर की जो मेंटालिटी है वो हम देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जामिनर सेट क्या कर रहा है, और हमारा क्वेश्चन पेपर जो है बन चुका है। हमारा इस वीडियो को बनाने का ये एक बेनिफिट है कि हम वीडियो बना रहे हैं एग्ज़ाम बनने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम बन चुका है और इसी पैटर्न पे बना है वो, और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन लेने वाले हैं। जहाँ से उसने क्वेश्चन उठाए हैं वहीं से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेसिक काउंसलिंग स्किल। बेसिक काउंसलिंग स्किल कौन सी नहीं है इनमें से। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जगह गलत कराया हुआ था और मैंने वहाँ कमेंट भी किया था। तो इसका आंसर आप बताओ मुझे क्या रह सकता है इसका आंसर। बेसिक काउंसलिंग स्किल कौन सी नहीं है। एम्पैथी, पैराफ्रेजिंग, सिंपैथी। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, समराइजिंग करना, ठीक है। पैराफ्रेजिंग होता है किसी का जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी समरी बनाना कि वो क्या बोल रहा है। जैसे कि उसने कुछ लंबी चीज़ बोल दिया, उसका समरी बना के एक छोटे से क्रिस्प नोट्स बनाना, उसके होता है पैराफ्रेजिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को समराइज करना पैराफ्रेजिंग होता है, ओके। सिंपैथी, ठीक है, बिल्डिंग ए कनेक्ट। बिल्डिंग ए कनेक्ट को हम यहाँ पे बिल्डिंग ए रैपर्ट भी बोल देते हैं कई बार। बिल्डिंग ए रैपर्ट इसका मतलब होता है कि संपर्क बनाना, एक पर्सनली जो उसके साथ फीलिंग कनेक्ट करना, ठीक है। काउंसलर का ये काम होता है। तो इसका आंसर क्या नहीं है, इसका आंसर बेसिक काउंसलिंग स्किल इनमें से कौन सी नहीं है। ये जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है बेसिक काउंसलिंग स्किल सिंपैथी नहीं है। इसमें एम्पैथी में और सिंपैथी में बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे हैं, बट इसका आंसर सिंपैथी माना गया है HSSC के अकॉर्डिंग भी और मेरे अकॉर्डिंग भी और रिसर्च के अकॉर्डिंग भी, जो मैंने देखा है। देखिए सिंपल सी बात, आप देखिए काउंसलिंग जब करेगा कोई काउंसलर तो वो समरी बनाएगा, ठीक है, बनाएगा भाई, कनेक्ट करेगा वो उस बंदे से, तभी तो वो जान पाएगा ना, कनेक्ट करेगा वो तो उसके अंदर की फीलिंग जान पाएगा। कनेक्ट करेगा तभी बंदा बता पाएगा, विश्वास करेगा उस पर, कनेक्ट करेगा कि हाँ भाई अच्छा बताओ ऐसा ऐसा हुआ, उसके साथ घुल मिल के तभी पूछेगा उससे, अंदर की जानकारियाँ लेगा उसकी। तो ये तो क्वेश्चन रहेंगे। सिंपैथी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा, ये देखिए आंसर तो सॉरी सिंपैथी होगा, बट
बेसिक काउंसलिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं? वो एम्पैथी स्किल है। एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी के सिचुएशन में जाके देखना, खुद को रख के देखना कि वो कैसा फील कर रहा है। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वहाँ खुद को रख के देखना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसा फील करता या क्या रिएक्ट करता। उसी हिसाब से काउंसलिंग होती है, ना कि सिंपैथी के हिसाब से। सिंपैथी क्या होती है? दया करना, सहानुभूति दिखाना। हम सहानुभूति दिखा के उसको कैसे काउंसलिंग कर लेंगे? ठीक है, सहानुभूति जब दिखाई जाती है जब हम किसी को, सॉरी टू से बट हम किसी को, जब हम जाते हैं कि डेथ हो जाती है, वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बहुत बुरा हुआ, हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम फील नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, बस दया दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत बुरा हुआ, सहानुभूति है हमें आपसे। बट एम्पैथी होती है कि हम फील कर पा रहे हैं उसका सामने, उसके साथ, उसके जगह पे बैठ के देख पा रहे हैं हम कि उसके साथ जो फील कर रहा है वो कैसा फील कर रहा है और इसके साथ ये क्या एक्शन लेगा और इसके एक्शंस को कैसे हम पॉजिटिव वे में लेके आएँ। तो वो होती है काउंसलिंग की एम्पैथी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है और यही आंसर गलत बताया है बहुत से लोगों ने। इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। इसका आंसर हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। इसका आंसर होगा सिंपैथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया, सॉरी, क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर बच्चों को नहीं मिल रहा था कहीं भी। ठीक है, मिल रहा था तो गलत मिल रहा था, इसलिए इसका आंसर बताना ज़रूरी था। 7वां क्वेश्चन, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिलेड मोटर डेवलपमेंट एक्सपेक्ट। इनमें से डिलेड मोटर डेवलपमेंट के कॉजेज क्या हैं? जो हमारा यानी कि शारीरिक विकास होता है, जो गतिक विकास, वो लेट होता है, उसके कारण क्या है? पुअर फिजिकल हेल्थ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इम्प्रॉपर ग्रोथ कंडीशंस, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, या छोड़ो इसको। देखिए, पुअर फिजिकल हेल्थ भी इसका कॉज है, ये भी इसका कॉज है, ये भी इसका कॉज है, बट ये एक कॉज नहीं है। एक्सेप्ट बोला है ना इसमें, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। एक्सेप्ट बोला है। देखिए, सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिलेड मोटर डेवलपमेंट, आप यहाँ से देख के ये कर दोगे पुअर फिजिकल हेल्थ, ठीक है चलो आगे बढ़ो, बट नहीं, आपको ये देखना है क्वेश्चन की, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ये एक कॉज नहीं है डिलेड मोटर डेवलपमेंट का, ये तो अच्छी बात है, इससे मोटर डेवलपमेंट अच्छी होगी, ना कि डिले होगी। ठीक है, चलो। द टीचर कैन एंश्योर सपोर्ट टू द स्टूडेंट इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। जो टीचर है कैन एंश्योर सपोर्ट टू द स्टूडेंट इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो इसमें भी आ गया ना, बिल्डिंग रैपट। बिल्डिंग रैपट मतलब बिल्डिंग कनेक्ट, रैपट का मतलब होता है कनेक्ट करना किसी से। ठीक है, द टीचर कैन एंश्योर सपोर्ट, सपोर्ट एंश्योर करेगा बच्चा, सॉरी टीचर्स, बच्चे से, इनमें से सभी वेज में एक्सेप्ट, कौन से वे में नहीं करेगा सपोर्ट टीचर? देखिए, एनकरेज करेगा बच्चे को, एंश्योर नहीं करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी, बट जजमेंटल नहीं होगा, जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू परसेप्चुअल, मोटर और कंसेप्चुअल मटेरियल और एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाटा। ये जो पियाजे वाला स्कीमा वही है ये। ठीक है, ये स्कीमा जो वर्ड है ये किसने दिया था? हमारे पियाजे साहब जो हैं उन्होंने दिया था ये स्कीमा। ठीक है, और इसके अंदर पूछा गया कि इंटीग्रेटिंग न्यू, यानी कि इंटीग्रेट करना, यानी कि ऐड करना, किसी भी स्कीमा में ऐड करना जानकारियों को, वो क्या कहलाता है? देखिए, ऐड करना कहलाता है हमारा एसिमिलेशन, और जो चेंज करना होता है वो होता है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं हम एकोमोडेशन में और एसिमिलेशन में। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहा हूँ इसमें, हमेशा कंफ्यूज रहा हूँ। देखिए, इसका जो है वो है एसिमिलेशन, यानी कि ऐड करना, ऐड करना। ठीक है, और अकोमोडेशन होता है चेंज करना। देखिए, अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन होता है जब हम कहीं पर रुकते हैं, स्टे करते हैं होटल वगैरह पे, वो होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन चेंज करना, अकोमोडेशन हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जहाँ जाते हैं वहाँ उसके हिसाब से हम अकोमोडेशन अपनी चेंज करते रहते हैं। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे मैंने याद किया इसको। अकोमोडेशन हम चेंज करते रहते हैं, तो जब हम चेंज करते हैं हमारे स्कीमा में कोई इन्फॉर्मेशन हम जब चेंज करते हैं पूरी तरह से, तो वो होती है अकोमोडेशन। ठीक है,
इसकी भी मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा, ठीक है। एकोमोडेशन होती है वो, और जो एसिमुलेशन होती है वो होती है ऐड करना, ऐड और एस सिमिलर लग रहा है ना, एस एस ऐड, बस यहाँ से याद करो, ठीक है। ऐड करना एस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिटिकल लाइफ स्किल प्रोग्राम। कौन सी स्किल इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है? 16th क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। और हाँ, इसके अंदर इक्विलिब्रेशन है, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। इक्विलिब्रेशन कब होता है? इक्विलिब्रेशन कब होता है? जब जो हमारी एसिमुलेट की गई इन्फॉर्मेशन, जो हमारी ऐड की गई इन्फॉर्मेशन है, और जो बाहर का जो वर्ल्ड है हमारा, उसके अंदर जब बैलेंस होता है ना, बैलेंस, उसके अंदर जब बैलेंस होता है एसिमुलेशन और जो आउटर वर्ल्ड होता है उसके अंदर जब बैलेंस क्रिएट होता है तो वो होती है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। और ये एकोमोडेशन जो एसिमुलेशन प्रोसेस है, ये दोनों कनेक्टेड होती है, ये दोनों होती है एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। एडेप्टेशन ये एडेप्टेशन जो होती है, ये प्रोसेस, इसके अंदर एकोमोडेशन और एसिमुलेशन होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसे कंफ्यूज नहीं होगे, इसके लिए आपको एक शॉर्ट डाल दूंगा, ठीक है। चलो, क्योंकि वीडियो यहाँ लंबी हो रही है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिटिकल लाइफ स्किल। इनमें से कौन सी क्रिटिकल लाइफ स्किल के लिए इंक्लूडेड नहीं है? देखिए, इसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली है, NEP में से काटी गई इन्फॉर्मेशन है ये मेरी, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी आंसर भी यूट्यूब पे गलत मिल रहा था, बट आंसर की में इसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ आपको वही है इसका आंसर की में भी। 16th का आंसर है इकोनॉमिक लिटरेसी। देखिए, यहाँ से आप अच्छे से इसको पढ़ लो। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन विल इंक्लूड एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। जो करिकुलम फ्रेमवर्क होगा एडल्ट एजुकेशन के लिए, वो 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम उसके अंदर इंक्लूड होंगे, ईच विद क्लियरली डिफाइन आउटकम्स। उसके अंदर 5 क्या होंगे? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN जो होगा हमारा, ठीक है। सेकंड होगा क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, और ये क्रिटिकल लाइफ स्किल्स ही पूछा है इसमें, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। NEP 2020 के जो ड्राफ्ट है उसके अंदर से क्वेश्चन उठाया गया है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में इंक्लूडिंग क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, ठीक है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसमें ये रहा चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, एंड फैमिली वेलफेयर, और ये डिजिटल लिटरेसी है इसके अंदर। तो इसमें कौन सा नहीं है? इकोनॉमिक लिटरेसी जो है इसकी बात नहीं की गई है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हमारे NEP के अंदर, ठीक है। ये NEP का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और जो 5 स्किल्स, जो 5 टाइप ऑफ प्रोग्राम्स की बात की गई है NEP में हमारे एडल्ट एजुकेशन के अंदर, वो 5 प्रोग्राम्स क्या हैं वो आप देख लो। वो 5 हैं, अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको उसके लिए ध्यान रखना है। FLN है, एक है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, ठीक है, एक है वोकेशनल स्किल्स, एक है बेसिक एजुकेशन, और एक है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं अब 5, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन NEP से बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, ठीक है। जब आपको याद रखने हैं, NEP का जो ड्राफ्ट है वो आपको मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, आप अच्छे से उससे गो थ्रू कर लीजिएगा। 19th क्वेश्चन, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑन देयर ओन। कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्टिवली लर्नर, और आइडेंटिफाई करते हैं प्रिंसिपल्स को खुद के बेस पे, खुद से पहचान करते हैं स्ट्रक्चर्स की, और आइडेंटिफाई करते हैं प्रिंसिपल्स को, और कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग। वो कौन सी लर्निंग है? इनमें से वो कौन सी लर्निंग लग रही है आपको? देखिए, या तो क्रिएटिव लर्निंग लग रही है या डिस्कवरी लर्निंग लग रही है, बट इसका जो आंसर है वो है डिस्कवरी लर्निंग। ये जो है डिस्कवरी लर्निंग, ये क्या होती है? डिस्कवरी लर्निंग ये जो है ना, इससे होता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म को ये बढ़ावा देती है डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। हम जो डिस्कवर करके सीखते हैं कुछ, जैसे कि लेबोरेटरी में केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उनको जो हम देखते हैं, उनको जो मिक्सचर जो कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सर करते हैं, ठीक है, उनसे H2O ये सब जो हम देखते हैं ना, वो डिस्कवरी लर्निंग होती है। उससे हम कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा दिमाग ओपन होता है, बच्चों का दिमाग इससे कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर बढ़ता है
इसलिए कंस्ट्रक्ट एक्टिवली कर रहा है बच्चा, किस में कर रहा है वो, डिस्कवरी लर्निंग में। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी अप्रोच जो है कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा देगी इनमें से, तो वो देगी डिस्कवरी लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव। तो अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, निपुण। एक तो इसकी फुल फॉर्म के इसमें क्या क्वेश्चन आया था कि जो निपुण दे दिया था और इनमें से पूछा था कि पी का मतलब क्या है इसमें, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है कहीं भी इसमें निपुण में, और यहाँ आर है। तो इसको एक बार देख लो आप, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। बस आपको ये याद करना है कि देखिए इसमें रीडिंग और न्यूमेरेसी की बात की गई है निपुण के अंदर। ठीक है, जब बच्चा जो है अच्छे से पढ़ पाए और जो है न्यूमेरेसी यानी कि नंबर्स को समझ पाए और उनको बेसिक जो नंबर है उनको जमा घटा ये कर पाए, ये होती है निपुण में। तो इसकी फुल फॉर्म को याद करनी है। ठीक है, अच्छे से रीडिंग और न्यूमेरेसी याद कर लो आप। ठीक है, बाकी आप नेशनल इनिशिएटिव आपको याद हो जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग याद करना है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ रीडिंग। ठीक है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, समझ और अंक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्र पहल। ये जो है ग्रेड 3 तक अचीव करने की बात की गई है हमारे एनईपी के अंदर। ठीक है, एनईपी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनईपी। ठीक है, इसका ड्राफ्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, जो आपको दूंगा टेलीग्राम पे, या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको ड्राफ्ट को अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो। ठीक है, ग्रेड 3 तक न्यूमेरेसी हमें अचीव करनी है एनईपी के अंदर। वो कब तक अचीव करनी है, 26 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा रहेगा 2026 से 27। देखिए इसका आंसर हम 25 से 26 भी करते, वो कब करते, 2025 जो हमारा लक्ष्य है वो कब तक है, वो किस चीज़ का है, वो है एनईपी के अकॉर्डिंग FLN प्राप्त करने का लक्ष्य। और ये क्या पूछा इन्होंने, निपुण भारत के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है वो हमें कब तक अचीव करनी है, वो करनी है 2026-27 तक। और जब एनईपी पूछेगा ना, एनईपी अकॉर्डिंग टू एनईपी द टारगेट टू अचीव FLN बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3, वो कब तक है, 2025 तक। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका लक्ष्य भी 2025 तक है। एनईपी और MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लक्ष्य है 2025 तक FLN अचीव करना, बट निपुण भारत अचीव करेगा 2026-27 तक। ठीक है, ओके क्लियर। चलो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, टाइम टेबल। इसका आपको मैं एक PDF दूंगा टाइम टेबल का, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, या फिर मैं आपको वीडियो दूंगा एक, वो आपको अच्छे से करनी है। वो आपकी चॉइस है, आपको PDF से पढ़ना है या वीडियो से पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए हम आपको जो अभी आप बोलोगे वो कमेंट में बता देना, आपको वीडियो चाहिए टाइम टेबल के लिए या फिर PDF चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा टाइम टेबल से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, टाइम टेबल ऑफ ईच क्लास एंड ऑफ सेक्शंस देयर ऑफ which shows the distribution of subjects in each class along with the teachers। हर क्लास में distribution of subjects with teachers भी लिखे होंगे और subjects भी लिखे होंगे और पीरियड भी लिखा होगा। ठीक है, वो टाइम टेबल, उस टाइम टेबल को हम क्या बोलेंगे बताओ। हर क्लास के लिए होगा टाइम टेबल और हर सेक्शन के लिए होगा, उसमें सब्जेक्ट भी होंगे और टीचर भी लिखे होंगे सामने, उस टाइम टेबल को बोलेंगे हम क्लास टाइम टेबल। ठीक है, और ये इसकी क्लास टाइम टेबल की समरी आपको देख लीजिए आप, ये उस मैंने जो PDF बताई आपको, ये शायद NCERT के नोट्स थे, उसकी ये PDF है कि टाइम टेबल एग्जैक्टली टाइम टेबल की जो पूरी राम कहानी है वो क्या है। उसके अंदर से क्लास टाइम टेबल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर से क्लास टाइम टेबल है। बाकी टाइप्स के टाइम टेबल के लिए आपको मैं PDF दूंगा और वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ओके, और अब PDF के लिए आपको ग्रुप बताया था मैंने, फिर से आप नोट कर लीजिए, साइको लर्नर बिना स्पेस दिए आपको लिखना है, साइको लर्नर।
ठीक है, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे, ठीक है। साइको लर्नर, यहाँ मिलेगी आपको पीडीएफ और वीडियोज़ की लिंक। द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर विच इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसकी है, इसको क्वेश्चन को हमको यहीं पे एडवर्ड थॉर्नडाइक की। थ्योरीज पढ़नी है आपको, अब कुछ मत पढ़ना थ्योरीज वगैरह, आप बस इसके क्वेश्चंस कर लीजिए थ्योरी वगैरह के, किसकी थ्योरी कौन सी है, ठीक है। जिसने अभी नहीं पढ़ी है नजर मार लो कि ये थ्योरी किसने दी है, मेन थ्योरीज कौन सी हैं, बस खत्म। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक की। Dash is a philosophy and method of teaching languages where a particular language is taught more wholly in experiential and social ways and not taught in parts। इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया था यूट्यूब पे, तो इसका आंसर फिलोसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस वेयर ए पार्टिकुलर लैंग्वेज इज टॉट। देखिए, लैंग्वेज इज टॉट मोर होली एक्सपीरियंशियली वे में और सोशल वे में। इसका आंसर होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है होल लैंग्वेज अप्रोच, क्योंकि ये एक थ्योरी है, ठीक है। और इसका आंसर यही है, जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज को होल के रूप में मान के, लैंग्वेज को पूर्ण रूप में मान के उसको सोशल वेज, मतलब कि उसको करके सिखाते हैं लैंग्वेज, मतलब कि क्या कैसे पढ़नी है लैंग्वेज, कैसे सीखनी है, वो सोशल वे में मतलब कि इंटरेक्ट करके सीखता है लैंग्वेज। उस अप्रोच को बोलते हैं होल लैंग्वेज अप्रोच। ये एक थ्योरी दी है, ठीक है। और ये आप एक बार सर्च भी कर लीजिए गूगल पे, आपको लगता हो तो कि ये क्वेश्चन गलत है तो, बट ये क्वेश्चन एक्जैक्टली सही है। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है आप लोगों को। इसका आंसर यही है और यही आंसर क्यों माना है 35 का डी। चलो भाई, इन दिस अप्रोच द लर्नर्स अटेंशन इंटेंशन इज जस्ट टू कंप्लीट द टास्क रिक्वायरमेंट्स इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो लर्नर का इंटेंशन होता है कि सिर्फ टास्क कंप्लीट करना है, वो कौन सी होती है, डीप अप्रोच, सरफेस अप्रोच, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच या फिर स्ट्रैटेजिक सरफेस अप्रोच। इसके अंदर सिर्फ बच्चा टास्क करने की सोचता है। चिल्ड्रन विद डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, देखिए चिल्ड्रन विद डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ। इसका आंसर आप क्या दोगे, डेफनेस, बहरापन, यानी कि सुनने में परेशानी है बच्चे को, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम उसको। देखिए इसका आंसर ऑप्शन से हम जो है वो करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ऑप्टोमेट्री, ये क्या होता है, ऑप्टोमेट्रिक आइज़ के लिए टेस्ट होता है, मशीन होती है, ठीक है। और जो ऑडियोमेट्री होती है, ऑडियोमेट्री आपको देख के लग रहा है ये ईयर्स टेस्ट करने की मशीन होती है, इसके लिए इसका आंसर ऑप्टोमेट्री होगा। जो स्टिम्युलेटर होता है वो क्या होता है, जो हम आपने देखा होगा, शायद नहीं भी देखा हो, बट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो यानी सिर पे एक टेप टाइप सी होती हैं, 4-5 टेप लगा देते हैं, उससे झटके देते हैं, ठीक है, करंट देते हैं, उसको बोलते हैं स्टिम्युलेटर, ठीक है। ये अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप, ठीक है, अच्छे से। ऑप्टोमेट्री आइज़ के लिए होता है, अगर आपको आइज़ वाली जो क्वेश्चन आ जाए उसके लिए ऑप्टोमेट्री। स्टिम्युलेटर ये जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है, और इसका आंसर बोथ ए एंड सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑडियोमेट्री 48 सेकंड का बी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर लर्निंग टू बी मोस्ट इफेक्टिव। लर्निंग मोस्ट इफेक्टिव होने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। 44 का आंसर लैंग्वेज, सोशल बिहेवियर सभी ध्यान में रखेंगे तभी हमारी लर्निंग जो है सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये यहीं पे वीडियो एक बार ख़त्म करते हैं टीजीटी मैथ्स के, और जो बाकी जो क्वेश्चन पेपर हैं हम आगे करेंगे आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग। ये जो 2 पेपर हैं तो मैं डाल ही दूँगा कल शाम को। तो चलिए एक बार अभी यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे 1 घंटे के आसपास पहुंच गए ये वीडियो। तो चलिए एक बार इसको समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं यहीं पे। आपको अच्छे से क्वेश्चन आपको आगे भी बताऊंगा मैं, और कैसे पढ़ना है, कैसे इन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, क्या घूम के आएगा वो बताऊंगा आपको। और एक वीडियो बताऊंगा जो कि जो मैनेजमेंट है और जो ये हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट, हाँ, और सुपरविज़न लीडरशिप, इसके अकॉर्डिंग एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, लीडरशिप, ठीक है।
उस वीडियो में से आपके 2 या 3 नंबर पक्का आ जाएंगे। वो वीडियो का लिंक मैं अभी बना के इसमें यहाँ पे आई में डाल दूँगा, ऊपर आ जाएगा आपको लिंक उसका। उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन उस आंसर उसके पक्के हैं, आपके 2-3 नंबर पक्के हैं उस वीडियो से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बहुत मेहनत लगी है इसमें सब में रिसर्च करने में, 2-3 दिन मुझे लग गए हैं। हालांकि आंसर किया आ गई है, फिर भी आपके लिए मैंने ये सब मेहनत की है, क्योंकि आपको आगे पेपर में क्या पढ़ना है उसके लिए आंसर की तो आपको पहले ही मिल चुकी थी, सही गलत जो भी मिली थी। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।